जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो इस वाले क्वेश्चन पे हमारे भाई साहब चौहान करके थे, उनका इस पे कमेंट आया है कि इस वाले क्वेश्चन का जो है आंसर बी ऑप्शन नहीं होगा, यानी बी नहीं होगा, उनके ख्याल से ई होगा। ठीक है, तो मेरे भी ख्याल में एक बार आया, उन्हें कमेंट का जवाब ही दे दी हूँ कि आप सही हैं, लेकिन फिर उसमें किताब में और दूसरे तीसरे किताब का और मोबाइल से रिव्यू की, तो लगभग जो है क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है कि दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि से, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु पूछ लेता है और उसे ही माना जाता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। ये मुख्य भूमि नहीं पूछा है कभी, ठीक है, लेकिन दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, दक्षिणतम, तो इसमें अंतर आ जाता है, दक्षिणी और दक्षिणतम बिंदु में अंतर आता है। दक्षिणी न होगा, दक्षिणी, दक्षिणतम, तो ये होगा इसका। तो दक्षिणतम बिंदु जो है इसका हो जाएगा आपका 6:45, ठीक है, नॉर्थ, यानी कि 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा नॉर्थ। इसका आंसर मतलब कि सबसे दक्षिणतम अगर पूछेगा, लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि दक्षिणी बिंदु, तो इसका जो है यही होगा आंसर, बी नंबर ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो घबराए नहीं, बी नंबर ही आपका मान्य होगा। अगर एग्जाम में लगा के आते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ दक्षिणतम पूछेगा तो आप भले इंदिरा पॉइंट दे सकते हैं 6 डिग्री 45 मिनट को, ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो 111 नंबर का भी देख लीजिए आप, प्रूफ विथ प्रूफ, कि बी नंबर ऑप्शन है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी ईस्ट और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ भारत का सबसे पूर्वी और दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, और भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट हो गया। और आगे देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, और ये पश्चिमी हो गया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये हो गया देखिए। और 29 डिग्री पर इसका व्याख्या में था, 29 डिग्री दोनों के बीच में अंतर पाया जाता है, जिसका कि 2 घंटा जो है अंतर होता है अरुणाचल प्रदेश और 2 घंटे का अरुणाचल प्रदेश और ग्वारमोती के बीच में, गुजरात के ग्वारमोती के बीच में। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका आंसर, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, यही पहले इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, तो अभी इंदिरा पॉइंट हो गया इसका, और सबसे उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल। ठीक है, उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। तो देख लीजिए ये पूरा इनका। ठीक है, आप सब कमेंट भी क्या कीजिए, काहे कि हमको भी बहुत बेचैनी हो जाता है अगर गलती हो जाता है। अच्छा बात है आप कमेंट कर रहे हैं मेरा वीडियो पे, क्योंकि हमको भी रिव्यू देखने का मतलब मौका मिल जाता है, और ये क्वेश्चन जो है हमको सालों साल तक जो है अच्छा से याद हो जाएगा। अब एक कभी इसमें कन्फ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो आप सब कमेंट करते रहिए, ऐसे ही हमको जो है आप अपना राय दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, कोई नहीं, अच्छा बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप मेरा एक एक पॉइंट को देखें और उसमें कमेंट किए, और उसको देखकर मतलब आपको भी लगा, और सही बात है, सबसे एक बार हम भी उसमें सोच लिए कि नहीं इसका आंसर यही होना चाहिए, हमसे गलती हो गया, लेकिन फिर किताब में देखें तो उसमें दक्षिणतम जो था, तो यहाँ से मेरा जो है डाउट क्लियर हो गया था। ठीक है, अगला अब सेट लगाते हैं। तो अब सेट नंबर जो है इकोनॉमिक्स का शुरू करते हैं, और ये इकोनॉमिक्स का तीसरा सेट होगा। ठीक है, और ये 60 तक लेके जाएंगे। ठीक है, 30 आपका टीआरई के लिए होगा। ठीक है, कहीं से भी पूरा कर देंगे 30, या रिवीजन भी करवा देंगे, बहुत सारा सेट है,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 30 नहीं हो पाएगा, ठीक है। 30 आपके तैयारी के लिए होगा और 30 हो जाएगा आपका बीपीएससी के लिए, बीपीएससी 71st बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर थी डैश, मतलब कितना थी प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1,72,000, ठीक है। 1,72,000 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 152 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ बेरोजगारी का मापन करना है। बेरोजगारी मापने के लिए बता रहा है कि बेरोजगारी अनुमान लगाने के लिए बेरोजगारी का तो किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो इसमें से डी हो जाएगा ऑप्शन, सभी हो जाएगा। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी और वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी को दर्शाता है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में दिया गया है डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपयुक्त में एक से अधिक अवधारणा विकसित किया गया है। एनएसओ के अधीन एक विंग के रूप में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के मापन की विधियां हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 1 में है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। इस स्थिति में व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह वर्ष में व्यस्त भाग अर्थात 183 दिनों के लिए काम करना चाहता है और उसे 183 दिनों का भी रोजगार ना मिले। तो 183 दिन का रोजगार करना चाहता है लेकिन लगभग मतलब कि 200 दिन, 250 और 200 के बीच में, तो 183 दिन रोजगार ना मिले, ठीक है। तो इसको कहेगा सामान्य स्थिति बेरोजगारी। प्रचलित साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, इस स्थिति के अंतर्गत उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है जो एक सप्ताह में 1 घंटे के लिए भी काम पाने में असफल रहा है। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, 1 सप्ताह में 1 घंटे के लिए भी काम पाने में असफल रहा है, तो इसको प्रचलित साप्ताहिक बेरोजगारी कहा जाएगा। अगला पॉइंट में है प्रचलित दैनिक स्थिति बेरोजगारी। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को एक दिन में 4 घंटे का काम उपलब्ध हो, एक दिन में यदि 4 घंटे का काम उपलब्ध हो तो इसे आधे दिन का रोजगार माना जाता है। यह बेरोजगारी मापन की सबसे उपयुक्त विधि है, ठीक है। तो इसे बेरोजगार माना जाता है। आगे देखिए, ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे निकाय रोजगार और बेरोजगारी के अध्ययन के लिए प्रचलित साप्ताहिक बेरोजगारी विधि को अपनाता है। तो ILO भी जो है प्रचलित साप्ताहिक बेरोजगारी के विधि को अपनाया हुआ। भारत में अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो भारत में कौन सी बेरोजगारी है, तो कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी सबसे जटिल बेरोजगारी है। NSO की स्थापना 2019 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो भारत में पहले चरण में कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो ये जो है इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये शुरू किया गया है IRDP, तो इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये हो गया ए नंबर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पहले चरण का गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। इनका व्याख्या है कि ए नंबर ऑप्शन सही है। भारत में पहले चरण में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया पहले चरण में।
IRDP को 1980 में लॉन्च किया गया है। तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन को कब लॉन्च किया गया है? तो 1980 में। और बॉक्स में देखिए इनका महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या अंत्योदय योजना कार्यक्रम कब लाया गया? तो 1977-78 में अंत्योदय योजना कार्यक्रम। ट्राइसेम कब लाया गया? तो 1979 में। डबक्रा योजना, ट्राइसेम योजना, डबक्रा योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब ट्राइसेम हो गया 1979, डबक्रा योजना 1982 ईस्वी में लाया गया। अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में लाया गया। अंत्योदय अन्न योजना कब लाया गया? तो 2000 ईस्वी में लाया गया। अंत्योदय अन्न योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है 2006 में सबसे लास्ट में लाया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 154 नंबर क्वेश्चन है, NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है? किस राज्य में पूछ रहे हैं बहुआयामी गरीबी थे? तो NFHS 5 के अनुसार किस राज्य में बहुआयामी गरीबी है सर्वाधिक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बिहार। ठीक है, तो बिहार में जो है बहुआयामी गरीबी सर्वाधिक है। इसके बाद क्या है? झारखंड आएगा, उसके बाद आएगा यूपी। बहुआयामी निर्देशांक के अनुसार, बहुआयामी गरीबी निर्देशांक के अनुसार इनका जो है 3 भाग होता है। 3 स्थिति के अनुसार इसे नापा जाता है, 3 आयाम के अनुसार। तो स्वास्थ्य देखा जाता है पहले, स्वास्थ्य, उसके बाद आपका शिक्षा और जीवन निर्वाह, ये तीनों दिखा जाता है जीवन। ठीक है, और इन तीनों को 12 संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है बहुआयामी गरीबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155 नंबर, भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019 से 21 के बीच में क्या था? तो बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत 19 से 21 के बीच में क्या था? तो 19.28% हो जाएगा, 19.28%। अगला नंबर है 156 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है? ए नंबर ऑप्शन में है पोषण में सुधार, स्वच्छता, खाना बनाने का ईंधन। तो इन सभी में उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इन सब में जो है सुधार हुआ। खाना बनाने का ईंधन में सुधार हुआ, लकड़ी गोईठा के स्थान पर ईंधन, कोयला के स्थान पे अभी अब गैस आ गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 156 का। ठीक है, डी नंबर। 157 नंबर क्वेश्चन है, 2021 से 22 के बीच में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो 21-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था? तो ये हमेशा जो है बिहार राज्य में जो प्राथमिक क्षेत्र है, हमेशा मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा मतलब है। ठीक है, उत्पादन का क्षेत्र, लेकिन इसमें जो है तृतीयक क्षेत्र का ही अधिक योगदान होगा। आगे देखते हैं इनका व्याख्या, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय आय की बात किया गया है। ठीक है, बिहार राज्य के राज्य घरेलू उत्पाद तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। इसका व्याख्या देखते हैं, तो ये रही व्याख्या। भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार के कारण उपयुक्त में एक से अधिक है। ठीक है, और 57 नंबर का देखना था, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास। ठीक है, ये 56 का
संपत्ति बैंक खाते जैसे 12 संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो कौन कौन से है? स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास, संपत्ति। बैंक खाते जैसे 12 संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये 57 नंबर का हम सब देख रहे थे। ये सब जो है पुराना आंकड़ा है, इसीलिए इसको देखना हमको उतना ज़रूरी नहीं लगा, ठीक है। फिर भी अगर लाए हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 15-16 वर्ष में 2015-16 में 19 से 21 के बीच में भारत में व्यक्तियों की संख्या में, गरीब व्यक्तियों की संख्या में 13-13.5 करोड़ कम हुआ है, ठीक है। तो ये बात ठीक मतलब कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस दौरान बीपीएल का प्रतिशत जो है 24.85% से घटकर 14.96% हो गया। तो बीपीएल 24 था और घटकर कितना हो गया? 14.96 हो गया। तो इसका अंदाज़ा लगाकर इसमें ऑप्शन में अगर आ जाएगा तो 24-25 के अनुसार तो 14 से कम ही होगा अभी, ठीक है। तो 57 नंबर का आंसर सी है। 2021 से लेके 22 के बीच में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है 2021 से 22 के बीच में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र हिस्सा एवं वृद्धि। तो किस किस क्षेत्र का कितना वृद्धि हुआ है, कितना हिस्सा है, देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जो है हिस्सा कितना है? प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है 21.2%। वहीं वृद्धि कितना हुआ? प्राथमिक क्षेत्र में 9.6% वृद्धि हुआ, ठीक है। बढ़त हुआ 9.6%। और हिस्सा कितना है प्राथमिक क्षेत्र का? तो 21.2%। द्वितीय क्षेत्र का कितना हिस्सा है किसमें? तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। तो 18.1% है द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा। और वृद्धि कितना हुआ है द्वितीय क्षेत्र में? तो 3.8% द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि हुआ है। वहीं बात करें तृतीय क्षेत्र की, तो तृतीय क्षेत्र में 60.7% यानी 60.7% इसका हिस्सा है, सबसे जो कि सबसे अधिक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक है बिहार का हिस्सा तृतीय क्षेत्र में 60.60%, जिसमें वृद्धि हुआ है 13.3% वृद्धि हुआ है, ठीक है। अगर सबसे कम पूछा जाएगा तो द्वितीय क्षेत्र मारिएगा, ना कि प्राथमिक क्षेत्र। सही ऑप्शन द्वितीय क्षेत्र कम पूछेगा तो द्वितीय क्षेत्र और सबसे अधिक तो तृतीय क्षेत्र। 158 नंबर क्वेश्चन है। बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44.2% हो जाएगा 21-22 का ऋण जमा अनुपात। तो 158 का व्याख्या है कि बिहार का 2021-22 में ऋण जमा अनुपात 44.2% था। 22-23 में बिहार में बैंकों की ऋण जमा अनुपात 50% से अधिक हो गया, ठीक है। और सितंबर 2022 में बिहार में निजी बैंक क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात 87.2% था। तो 22 में बिहार में कितना था? 87.2%। बिहार में पूर्णिया में 90.93%, अररिया और किशनगंज का ऋण जमा अनुपात जो है राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है। तो राष्ट्रीय औसत से कहाँ का अधिक? अररिया और किशनगंज का और पूर्णिया का, ठीक है। पूर्णिया का कितना रहा है? तो 90.93%। 159 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन में जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। 16 वर्षों ए नंबर में है। 16 वर्षों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर व्यय क्रमशः 11 गुना और शिक्षा पर
8 गुना बढ़ा है। तो सही है। बिहार की जीवन प्रत्याशा 69.5 वर्ष हुआ है, यानी 69.5 वर्ष हुआ है, लगभग 70 वर्ष के करीब। और संस्थागत प्रसव 22% से बढ़कर संस्थागत प्रसव 76.6% हो गया। तो ये भी सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। तो बिहार में मानव विकास से संबंधित उपयुक्त में 1 से अधिक है। मानव विकास सूचकांक में भारत का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.504 है, जबकि बिहार का 504 में बिहार का है 447, यानी 0.447। भारत में सबसे बेहतर मानव विकास सूचकांक केरल राज्य का है। सबसे बेहतर मानव विकास सूचकांक कहाँ का है? तो केरल का है। और केरल का HDI कितना है? 0 यानी कि भारत से भी ज़्यादा है। भारत का जो है HDI उससे ज़्यादा है केरल का 0.625, यानी कि 0.625 है केरल राज्य का। और 504 हो गया, 0.504 हो गया भारत का, और बिहार का 0.447। ऐसे याद रखने में आसानी होता है। और भारत का प्रथम राज्य जो है मध्य प्रदेश है, जहाँ की मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था 1995 में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मानव विकास सूचकांक जारी किया गया था। भारत सरकार मानव विकास सूचकांक प्रथम बार 2002 में जारी किया गया था। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रथम बार 2002 में जारी किया गया था। और UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक का जनक महबूब उल हक और अमर्त्य सेन है। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन है। ठीक है। 158 नंबर क्वेश्चन में था कि ऋण जमा अनुपात, बिहार में ऋण जमा अनुपात में जो है सबसे अधिक कौन सा जिला है? तो बिहार का था पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज था सर्वाधिक ऋण जमा अनुपात में। राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा था पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। और वहीं जो है ऋण जमा अनुपात में जो है सितंबर में बिहार में निजी बैंक का ऋण जमा अनुपात था 87.2। ठीक है, 87.2% था। और ये था कब? तो 2022 में था। और 21-22 में जो ऋण जमा अनुपात था 44.2% था, जो कि 50% वृद्धि था ऋण जमा अनुपात में बिहार में। और सबसे कम जो है जिला है बिहार का मुंगेर जिला है 31.27% है मुंगेर जिला का ऋण जमा अनुपात में, जो कि सबसे कम है। और 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाला राज्य भारत देश का जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रहा है। 2022 में बिहार के सभी बैंकों के समग्र NPA घटकर 11.3 हो गया है। तो NPA जो घटकर 11.3 हो गया। तो ये 158 नंबर क्वेश्चन का व्याख्या था। और 59 नंबर का व्याख्या ये अभी किए। और 58 नंबर में थोड़ा सा छूट गया था, इसीलिए उसको किए। 160 नंबर क्वेश्चन है, फसल गहनता से आप क्या समझते हैं? तो इसमें A नंबर जो है सही हो जाएगा। 1 वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों का उगाना, यानी 1 वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत में कई फसल को उगाना क्या होता है? फसल गहनता कहलाता है। तो 21-22 में वृद्धि दर क्या था? बिहार की वृद्धि दर 21-22 में क्या थी? तो ये C नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 10.98%, यानी 10.98%, लगभग 11%। तो दिया गया ऑप्शन में C नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन है। बिहार की वृद्धि दर 21-22 में
10.98% है। 2021-22 में भारत का औसत व आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही। विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर 6% रहा। विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर 6% है। वहीं 21-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान तीसरा रहा है। 21-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरा देश में हमारा बिहार तीसरा स्थान पे रहा है। वहीं बात करें 2023-24 की तो बिहार का राजकोषीय घाटा 2.98% रहा है। अनुमान है 2.98% 23-24 में रहने का। ठीक है। 162 नंबर क्वेश्चन का है 162 नंबर में कि बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी। तो 2022 के बारे में पूछ रहा है कि अनुमानित जनसंख्या क्या थी। अनुमानित जनसंख्या थी 12.49 करोड़। ठीक है, 12.49 करोड़ था अनुमानित जनसंख्या बिहार का 22 के अनुसार। तो लगभग 13 करोड़ बता रहा है। ठीक है, तो 13 से ज़्यादा ही जाइएगा, हमेशा 13 से प्लस रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं बिहार की अनुमानित जनसंख्या के बारे में। तो अनुमानित जनसंख्या 12.49 करोड़ थी और कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। तो 52.14% है पुरुष। वहीं महिला का प्रतिशत कितना है कुल जनसंख्या में। तो 47.86% है, यानी कि 5% कम है महिला का पुरुषों से। ग्रामीण जनसंख्या वहीं 9.23 करोड़ है ग्रामीण जनसंख्या और 1.18 करोड़ है शहरी जनसंख्या। साक्षरता दर की बात करें तो 61.8% है साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन 163 नंबर, अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि कर किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो अर्थव्यवस्था के आउटपुट के स्तर में जो है वृद्धि किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ए और बी जो है दोनों सही है। अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर के द्वारा बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना। तो ए बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन तो एकदम जो है हैवी पूछा है 9-10 में। ठीक है, ये 9-10 का क्वेश्चन है 2023 का, 8 दिसंबर 2023 का है। ठीक है, तो बिहार में मोटे अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 2021-22 में, खाली करेंट अफेयर से मारा है पूरा। ठीक है, लगभग करेंट अफेयर का जो है सब पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड करेंट अफेयर पूछा है। तो मोटे अनाजों प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 21-22 में क्या थी। प्रति हेक्टेयर पूछा है तो 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। 5148 किलो होता है आपका जो है 1 हेक्टेयर में मोटे अनाजों की उत्पादकता है। ठीक है, तो ये ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तो मोटे अनाजों प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 21-22 में 5148 प्रति हेक्टेयर किलोग्राम है। वहीं कुल अनाज है 18,099 टन है। ठीक है, 18,099 टन है और 312 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। वहीं दलहन की बात करें तो उत्पादन कितना होता है तो 387.9 टन होता है। वहीं 891 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होता है और 2121.5 हजार टन होता है तेलहन। 2121.5 हजार टन होता है तेलहन। उसमें जो है 1048 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। 1048 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 148 किलोग्राम। गेहूं की उत्पादकता की बात करें तो 6889.8 हजार किलोमीटर होता है और 30.78 किलोग्राम हेक्टेयर में होता है। 378 और 378 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। 300 नहीं, 3078 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। किसका, तो गेहूं का। गेहूं की उत्पादकता देखिए सबसे अधिक है।
अब अगला क्वेश्चन है 165 नंबर, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार होना संकेत करता है। तो महिलाओं को जो है कम रोजगार होता है पुरुषों की तुलना में, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन, ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, पुरुषों के तुलना में जो है महिलाओं के पास कम रोजगार है। अब 166 नंबर, निम्नलिखित में कौन सन्निकट मुद्रा नहीं है? इसमें से हो जाएगा बैंकों की मांग जो है सन्निकट मुद्रा नहीं है। ठीक है, बैंकों की मांग जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बैंकों की मांग सन्निकट मुद्रा नहीं है। अब अगला नंबर क्वेश्चन है बी नंबर, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है। मुद्रा का यह कार्य है। ठीक है, मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, मुद्रा का यह कार्य है। मुद्रा का क्या कार्य है? तो गौण कार्य है। ठीक है, गौण कार्य क्या है? मुद्रा मूल्य संचय का आधार है, गौण कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सही है? मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली की रीढ़ है। मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है। मुद्रा वर्तमान और भविष्य के बीच की कड़ी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। मुद्रा जो है पूंजी प्रणाली की रीढ़ है, मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है, वर्तमान एवं भविष्य के बीच की कड़ी है मुद्रा। अगला नंबर क्वेश्चन 169 नंबर, भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1949 सही हो जाएगा, 1949। ठीक है, तो इसका व्याख्या देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण व्याख्या है, इसके आगे जो है करवाएं उसमें उतना व्याख्या नहीं था। तो भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 वर्ष में बनाया गया। केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना की संस्तुति जो है यंग हिल्टन आयोग के द्वारा की गई थी। रिजर्व बैंक ने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना शुरू किया। 34 के तहत अधिनियम आरबीआई अधिनियम जो है 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य प्रारंभ हुआ। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी ध्यान रखिएगा। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ। 1 जुलाई से 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। होता था पहले कितना? तो 1 जुलाई से 30 जून तक होता था, जून तक होता था, 1 जुलाई से 30 जून तक। लेकिन अब क्या है, नया वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय जो है कलकत्ता में था। ठीक है, अब मुंबई में है। ठीक है, 1937 से मुंबई में हस्तांतरित कर दिया। और 25वें गवर्नर जो है आरबीआई का शक्तिकांत दास हैं। 170 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था। तो वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम किस चीज़ का था? तो वैश्वीकरण के बारे में जो है पूंजी का आवागमन, इसमें भी था पहला कदम। वैश्वीकरण की दिशा में पूंजी का आवागमन हुआ। फिर वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार और वित्त का प्रवाह, तो ये सब सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। इसका व्याख्या में देखेंगे कि वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम उपयुक्त में एक से अधिक है। वैश्वीकरण का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का अबाध प्रवाह करना, तो अबाध प्रवाह है। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ हुआ 1990 के दशक में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, एलपीजी की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। वैश्वीकरण को भूमंडलीयकरण भी कहा जाता है। उदारीकरण का अर्थ होता है सरकारी नियमों को सरल और सहज बनाना। ठीक है, उदारीकरण का मतलब होता है सरकारी नियमों को सरल और सहज बनाना। और भूमंडलीयकरण कहा जाता है वैश्वीकरण को, ताकि सबका पहुंच हो सके। ये उदारीकरण का अर्थ में तो सरल और सहज रहेगा, तभी तो सब तक पहुंच आराम से मतलब पहुंच हो जाएगा। हर एक नियमों का, सरकारी नियम कानूनों का सब तक पहुंच हो सके। निजीकरण का अर्थ है कि सरकारी स्वामित्व के स्थान पर निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन करना, बढ़ावा देना।
तो ये था। और भारत में अगला पॉइंट है कि 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति घोषणा किया गया। तो 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा किया गया। और निजीकरण का अर्थ देखिए, सरकारी स्वामित्व के स्थान पर निजी स्वामित्व को प्रोत्साहन करना होता है। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर, निम्नलिखित में वाशिंगटन सहमति का मुख्यालय का उद्देश्य था। तो वाशिंगटन सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। 172 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र के लोगों को कौशल, विशेषता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है। तो कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को पूंजी निर्माण कहा जाता है। मानव पूंजी निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मानव पूंजी निर्माण हो जाएगा। अब कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान के निवेश के अलावा मानव में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवर्तन, सूचना, निवास का परिणाम जो है शिक्षा, स्वास्थ्य मानव पूंजी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। 173 नंबर क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अब 174 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवाद के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई? तो इसका त्रिस्तरीय हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवाद के निवारण के लिए तो त्रिस्तरीय जो है प्रणाली की परिकल्पना की। तो आइए जानते हैं 173 और 74 का व्याख्या। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली की परिकल्पना की गई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA की स्थापना किया गया 2019 में। इस एक्ट के द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार बढ़ाकर क्रमशः 1 करोड़ से कम और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक और 10 करोड़ रुपये से अधिक का शिकायत सुनने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, दिया गया था, लेकिन इसमें संशोधन क्रमशः 50 लाख से 2 करोड़ तक और 2 करोड़ से अधिक के मामले को सुनने का अधिकार दिया गया है। अधिसूचना 30 दिसंबर 2021 के अनुसार 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया। तो 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। और वहीं 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 1986 में भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। अब जानते हैं विस्तार से। तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 73 नंबर का विस्तार। तो अन्य दिवस के बारे में जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, समर्पण दिवस तो 11 फरवरी, ये ध्यान रखना है, 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस बिहार सरकार के अनुसार शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। बिहार में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 फरवरी को। प्रेरणा दिवस 17 मार्च को मनाया जाता है। प्रेरणा दिवस। समानता दिवस 14 अप्रैल, जो कि भीमराव अंबेडकर का जन्म तिथि के दिन मनाया जाता है, समानता दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस महाराष्ट्र
में मनाया जाता है। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस 28 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। और नीरज चोपड़ा ने जिस दिन गोल्ड मेडल जीता था, आगे है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो है चंद्रयान 3 जो है पहुंचा था, ठीक है, चंद्रमा पर। और 175 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। तो सहकारिता का सिद्धांत नहीं है 175 में जो है प्रजातंत्रीय नियंत्रण, ये सहकारिता का सिद्धांत है। आपसी सहायता से स्वयं सहायता, आपसी सहायता से स्वयं की सहायता, ठीक है, तो ये भी सहकारिता का सिद्धांत है। वोट देने का अधिकार जो है ये नहीं है सहकारिता का सिद्धांत, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वोट देने का अधिकार जो है सहकारिता सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, इस बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका आगे व्याख्या है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह सहकारिता आंदोलन के जनक थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 में 1 जुलाई को मनाया गया है। 16 दिसंबर 1992 ईस्वी में यूएन महासभा द्वारा जुलाई के पहले शनिवार को, तो जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 1992 में ही जुलाई के पहले शनिवार को, जुलाई के पहले शनिवार को 16 दिसंबर 1992 ईस्वी को ही जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने की घोषणा की है। तो अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है। इसी जुलाई महीने के पहले शनिवार जिस दिन था, पहला शनिवार, उसी दिन सहकारिता, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। अगला है सर फ्रेडरिक निकोलस को भारत में सहकारी आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। तो सर फ्रेडरिक निकोलस को भारत में सहकारी आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। किसी खास समान उद्देश्य को लेकर अनेक व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा मिलकर प्रयास करना ही, तो किसी खास उद्देश्य और समान उद्देश्य को लेकर क्या होता है, अनेक व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा मिलकर प्रयास करना ही सहकारिता कहलाता है, ठीक है। 176 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? तो भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? प्राथमिक कृषि साख समिति, केंद्रीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, उपयुक्त में एक से अधिक। तो इसमें से हो जाएगा कृषि साख समितियों का निम्न कौन स्तर है, निम्न स्तर कौन सा है? ये सबसे निम्न स्तर प्राथमिक कृषि साख समिति हो जाएगा। प्राथमिक कृषि साख समिति, कृषि साख समिति का सबसे निम्न स्तर, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1945 में हुआ है, तो बी नंबर इज द राइट आंसर। 1945 बिल्कुल सही आंसर है। 178 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है? तो सहकारी बैंक को पुनर्वित्त यानी वित्त निर्माण की सुविधा कौन देता है? तो ये नाबार्ड देता है, ठीक है। तो 77 और 78 नंबर का मिला हुआ ही है दोनों का व्याख्या, तो दोनों का जाते हैं व्याख्या करने। कभी कभी गलत हो जाता है वर्ड, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो 177 का है व्याख्या में कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को यूएन में सार्वभौमिक घोषित किया गया। तो यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में सार्वभौमिक घोषित किया 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है,
ठीक है। तो स्थापना हुआ 1945 को, 10 दिसंबर को जो है 1948 को से मानवाधिकार UN ने घोषणा कर दिया, मानवाधिकारों को सार्वभौमिक रूप से घोषित कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में किया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम वहीं 1993 के तहत किया गया। तो 12 अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार संरक्षण लाया और 1993 के तहत इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993 को। यह एक संवैधानिक निकाय, तो मानवाधिकार क्या है? संवैधानिक निकाय है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है कि इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में अवस्थित है। इसका उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त करना और निष्पक्ष बनाना है। और अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला पॉइंट में है, भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा नाबार्ड देता है। ठीक है, तो सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा कौन देता है? तो नाबार्ड देता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की संस्तुति हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया। रिजर्व बैंक RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 से कार्य शुरू हुआ। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI के प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और 1 जुलाई से 30 जून तक था इसका पहला, मतलब RBI का लेखा होता था। और अभी क्या है, 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। अगला क्वेश्चन है अब 179 नंबर, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया था 1993 के तहत। ठीक है, तो ये 18 दिसंबर को भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, 18 दिसंबर 1993 को। ठीक है, इसका व्याख्या देखते हैं। तो भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 18 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया। तो 12 अक्टूबर को जो है इसका गठन किया गया और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम पारित जो किया गया वो 18 दिसंबर को किया गया। पहले गठन किया गया 12 अक्टूबर को, उसके बाद 18 दिसंबर को ये अधिनियम पूरी तरह से पारित कर दिया गया, ये कानून बन गया। ठीक है, मानव संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत यह एक संवैधानिक निकाय है। 24 जनवरी 2024 के अनुसार न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये जनवरी 2024 का है। 2024 के अनुसार कौन है? न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अरुण मिश्रा है। और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का उद्देश्य मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाना है। तो इसी से रिलेटेड देखिए कि 77 नंबर क्वेश्चन और 79 नंबर क्वेश्चन में जो है समानता क्या है। मानवाधिकार आयोग का गठन जो किया गया था तो ये 10 दिसंबर को किया गया था। ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 1948 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक घोषणा किया गया, इसीलिए 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। वहीं 18 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है अधिनियम पारित कर दिया गया और 12 अक्टूबर को लाया था, गठन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर को। ठीक है, और 18 दिसंबर को जो है ये अधिनियम पूरी तरह से पारित हो गया 18 दिसंबर को। तो इसीलिए भारत में 18 दिसंबर को
जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। भारत में 1993 से राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और विश्व मानवाधिकार 1948 से मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर, महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई? तो इसमें हो जाएगा बीजिंग वियना। ए नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बीजिंग और वियना। तो महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में, महिला के अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सम्मेलन में बीजिंग वियना, किस सम्मेलन? तो बीजिंग वियना संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दिया गया। तो 180 नंबर का व्याख्या है कि महिला अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में बीजिंग वियना संयुक्त राष्ट्र महासंघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में 1975 में महिलाओं पर प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ। 1975 में महिलाओं पर विश्व सम्मेलन मेक्सिको में आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर। ठीक है, और आगे है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया और जनवरी 2024 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रेखा शर्मा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। एक है राष्ट्रीय महिला आयोग का 2025 के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, ये हमको लगता है अभी रेखा शर्मा ही है। और दूसरा क्वेश्चन है मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष 2025 में कौन है? तो 24 के अनुसार तो अरुण मिश्रा है, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसे बताएंगे। अगले वीडियो में और इस वीडियो के लास्ट में जो है अभी जो पिछले वीडियो का करंट अफेयर कुछ छूटा हुआ है वो बताएंगे। 181 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? तो ए नंबर ऑप्शन में है 1950 से 1990 के दशक में औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर अपेक्षाकृत कम थी। तो 50 से लेकर 90 के दशक में जो है औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर कम थी, अपेक्षा से कम थी। और बी नंबर ऑप्शन है 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई 1980 के दशक में। और सेवा क्षेत्र की समृद्धि से कृषि एवं उद्योग क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन मिला। सेवा क्षेत्र की समृद्धि से कृषि और उद्योग क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिला। तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पूछ रहा है सही नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में एक से अधिक, तो कौन सा सही नहीं है? इसमें से जो है ए नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है, लेकिन बी नंबर इसका जो है सही नहीं है। तो यही गलत का जोड़ा गलत का भाई गलत सही हो जाएगा। ठीक है, तो गलत का जोड़ा गलत सही हो जाएगा, यानी नहीं पूछा है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब गलत कथन गलत है कि 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा? भारत में 1980 के दशक में समृद्धि दर में तेजी आई थी 1980 में, और 90 के दशक में उदारीकरण, नई आर्थिक नीति, आर्थिक सुधारों के बाद समृद्धि दर में तीव्र गति से वृद्धि हुआ। और क्या है कि 1950 से 1980 तक, तो 90 के दशक में भी तीव्र गति आया था। ठीक है, और 1950 से 80 के दशक तक वृद्धि दर को प्रोफेसर राज कृष्ण ने हिंदू विकास दर की संज्ञा दी। तो 1950 से 80 तक के वृद्धि दर को प्रोफेसर राज कृष्ण ने
हिंदू विकास दर की संज्ञा दी। हिंदू विकास दर के अनुसार हिंदू की रूढ़िवादी और भाग्यवादी विचारधारा विकास की गति धीमी बनाया रखा। तो हिंदू की जो रूढ़िवादी विचारधारा है और भाग्यवादी विचारधारा, यही विचारधारा जो है विकास की गति को धीमा बना के रखा था। कब? तो 1950 से 80 के दशक में, 1950 से 80 के बीच में, ठीक है। 1950 से 80 तक विकास दर औसतन 3.50% लगभग रही। प्रोफेसर राजकृष्ण के विचार का तीव्र आलोचना भी किया गया और विकास दर कर होने के पीछे कांग्रेस की समाजवादी विचारधारा का मूल कारण माना गया। भारत तो इसके पीछे क्या, विकास दर जो है तीव्र आलोचना भी किया गया और विकास दर कर कम यहाँ होगा, कम होने के पीछे कांग्रेस की जो है समाजवादी विचारधारा का मूल कारण माना गया। भारत विकास दर विश्व के प्रमुख वृद्धि दर वाले देशों में महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत का विकास दर अभी कितना है? तो 6 से 7% है, मध्य रही है, जो बड़ी अर्थव्यवस्था में अग्रणी है। तो यहाँ क्या है, यहाँ तेजी आएगा, ठीक है। 80 के दशक में, 1980 के दशक में तेजी आएगा, तो यही सही नहीं था। और 50 से 90 के दशक में भी जो है इसमें कमी आया था, तो इसमें कमी था ही, ठीक है, 50 से 90 के दशक में। तो ये सही था ही और ये भी सही था, और इसमें गलती था तो इसमें तेजी हो जाएगा। अब भारतीय 182 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवाओं में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई? 1991 की बात कर रहे हैं, तो 1991 का अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में संचार सेवाओं में तेजी से जो है वृद्धि हुआ, अपेक्षा से ज़्यादा वृद्धि हुआ। और नई नीति जो है, नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 से शुरू किया गया। तो 24 जुलाई 1991 से शुरू किया गया, ठीक है, 24 जुलाई 1991। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि का मुख्य कारण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, विच्छिन्नता, ठीक है, और मांग पक्ष की ओर से समृद्धि की उत्प्रेरणा, नीति उदारीकरण की भूमिका। तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा। तो 183 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो व्याख्या में है कि हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का उपयुक्त में 1 से अधिक कारण है। अर्थव्यवस्था के मूलतः 3 क्षेत्रों में से सेवा का विकास सर्वाधिक तेजी हुआ है। सेवा क्षेत्र में औसतन 9 से 10% की वार्षिक दर से विकास दर रहा है। जीडीपी में 54% से अधिक योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र का अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का रहा है, ठीक है। जीडीपी में 54% सेवा क्षेत्र का योगदान रहा है। सेवा क्षेत्र का रोजगार में लगभग 25%, निर्यात में लगभग 1/3 हिस्सा है सेवा क्षेत्र का। और सेवा क्षेत्र में तीव्र विकास दर के पीछे 2 मूल कारण हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तीव्र विकास होना, सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक पूंजी का निवेश होना। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं बैंकिंग, बीमा, यातायात साधनों, होटल, संचार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में होती है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, खनन, वन, मत्स्य पालन आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है, ठीक है। जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में होती है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम होता है उसमें। अगला क्वेश्चन है 184 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो 2021 में जो है तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था 2021 में, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा।
तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो सकल घरेलू उत्पाद में 2021 में तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान रहा। 2021 में तृतीय क्षेत्र का योगदान 53.4% था और 1951-52 में तृतीय क्षेत्र का योगदान 30.5% था। ठीक है, और 53.4% था, 53.5 लगभग, तो ये 2021 में। और तृतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, यानी सेवा क्षेत्र शामिल होता है तृतीय क्षेत्र में। व्यापार, होटल, परिवहन, भंडार, संचार, प्रसारण से संबंधित होता है तृतीय क्षेत्र की सेवाएं। वित्तीय, अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं ये भी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वित्तीय, अचल संपत्तियां, लोक प्रशासन, रक्षा, अन्य सेवाएं भी तृतीय के अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपये का बजट पेश किया? तो 23-24 का बजट जो है, बिहार के वित्त मंत्री थे 23-24 में, तो विजय चौधरी 23-24 के लिए, यानी 24 में थे विजय चौधरी। तो अभी बताइएगा कमेंट में, कमेंट बॉक्स करके, कमेंट करके कि बिहार का वित्त मंत्री 2025 में अभी वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो कितना किया? तो इसका हो जाएगा 2,61,885.40 करोड़ों में हो जाएगा। ठीक है, तो 2,61,885 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? तो विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था? तो भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का क्या स्थान है? यहाँ हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 7वां स्थान है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये 21-22 में। ठीक है, तो 2021-22 में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश का था सर्वाधिक? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश किस देश का था? तो सिंगापुर का था 21-22 में, ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर और यूएसए का था, और यूएसए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण नहीं है? तो इसमें से उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन, ब्राउन लेवल एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, बैंकों का अपना एटीएम। तो ये जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन का वर्गीकरण नहीं है। तो इसका व्याख्या के बारे में है कि उपयुक्त में एक से अधिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का वर्गीकरण नहीं है। ठीक है, एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार उपकरण है जो वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों को वित्तीय लेन देन में मदद करते हैं। एटीएम के जनक जॉन शेफर्ड बैरन थे। एटीएम के जनक कौन है? जॉन शेफर्ड बैरन। सर्वप्रथम एटीएम 27 जून 1967 को यूके में बर्कलेज बैंक में एनफील्ड में प्रारंभ किया गया। तो 27 जून 1967 को यूके में बर्कलेज बैंक में एनफील्ड में प्रारंभ किया गया। साइबर क्राइम का सबसे अधिक मामले वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट में कि भारत में सर्वप्रथम एटीएम का प्रयोग HSBC बैंक द्वारा 1987 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ओमेलित को बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें अमेलित को बताना है। तो इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ओमेल है, क्योंकि ये केंद्रीय बैंक है और ये सब वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये वाणिज्यिक बैंक है।
और वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक से जो है ऋण का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ब्याज रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट दर से। तो इसका जो है रिजर्व बैंक का जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1 अप्रैल 1935 को किया गया था इसका स्थापना। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी को, 1 जनवरी 1949 को, 1949 को किया गया था इसका राष्ट्रीयकरण। और 1935 के तहत जो है यंग हिल्टन कमीशन समिति के तहत इनका जो है स्थापना किया गया था। और 5 करोड़ रुपया जो है अधिकृत पूंजी से हुआ था इसका रिजर्व बैंक का स्थापना। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई है। और वहीं स्वतंत्र भारत के जो है आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन आ गया कि 189 नंबर, वाणिज्यिक बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं। तो वाणिज्यिक बैंक जो है सामान्य रूप से ब्याज नहीं देता। का आंसर हो जाएगा ये नंबर, मांग जमाओं पर जो है, मांग जमाओं पर ये वाणिज्यिक बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं। और अल्पकालीन जमा पे करते हैं, ब्याज देते हैं। समय जमाओं पर भी, अगर समय अवधि के लिए जमा करते हैं तो उस पर भी ब्याज देते हैं। और वर्तमान में जो है वाणिज्यिक बैंक मांग जो है 3 प्रकार से जमा करते हैं। वाणिज्यिक बैंक जो है वर्तमान में अभी अपने ग्राहकों से 3 प्रकार के जमाएं स्वीकार करते हैं, 3 प्रकार की जमाएं स्वीकार करते हैं। पहला बचत जमा, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका मांग जमा, बचत जमा, मांग जमा और सावधिक जमा। तो ये 3 प्रकार से जो है जमा स्वीकार करते हैं। सबसे अधिक ब्याज जो है सावधिक जमा पे दिया जाता है और मांग जमा पे सबसे कम ब्याज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 190 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि साख अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत है। साख क्या है? अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेत है। साख बैंक के ग्राहकों के लिए अनावश्यक जोखिम पैदा कर सकता है। साख में अनियंत्रित वृद्धि स्फीतिकारी हो सकती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साख में अनियंत्रित वृद्धि स्फीतिकारी हो सकती है। तो इसमें क्या पूछा है कि आरबीआई को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। साख में अनियंत्रित वृद्धि स्फीतिकारी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं कि जो पिछले क्वेश्चन में ज्योग्राफी और हिस्ट्री में आया था, ज्योग्राफी का जो है करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, उसे करवा देते हैं। करेंट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था कि भेल का जो है अध्यक्ष कौन था? ठीक है, भेल का अध्यक्ष निर्देशक कौन था? तो और सेल का जो है अभी 25 के अनुसार इसमें दिया गया था 23-24 का, और सेल का भी 2025 के अनुसार अध्यक्ष और निर्देशक कौन है? तो भेल का निर्देशक हो जाएगा आपका के सदाशिव मूर्ति। ठीक है, के सदाशिव मूर्ति हो जाएगा, श्री के सदाशिव मूर्ति। और के सदाशिव मूर्ति हो जाएगा। और वहीं आप बताइए कि सेल का अध्यक्ष कौन है? तो सेल का हो जाएगा आपका, ये सही लग रहा है थोड़ा, ठीक है, तो सेल का हो जाएगा अमरेंदु प्रकाश, निदेशक अमरेंदु, ठीक है, अमरेंदु प्रकाश। ये हो गया सेल का अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश, और के सदाशिव मूर्ति हो गया भेल का अध्यक्ष। अब बताइए कि, और तीसरा क्वेश्चन था कि मूंगफली में भारत में कौन
पहला स्थान में, कौन सा राज्य मूंगफली में पहला स्थान है? ठीक है, पहला स्थान कौन है मूंगफली में? तो ये गुजरात ही था, और गुजरात अभी भी है, पहले भी था। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, पिछला वीडियो का। और चौथा नंबर में पूछे थे कि भारत में 2025 में जो है रेलवे जोन कितना है? तो हम बताए थे कि एनसीईआरटी के अनुसार 17, और वहीं जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहा है प्रमाणिक आंसर 18 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जो है हमेशा हम मानेंगे 18 ही। ठीक है, हर एक बुक में दिया है 18, कहीं कहीं दिया है 17 एनसीईआरटी के अनुसार थोड़ा सा, तो ये 18 दीजिएगा। इसी में अब एक और बात बताइए कि चौथा में ही कि रेलवे का जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो लगले हाथ इसे भी कंप्लीट कर देते हैं, तो ये सतीश कुमार है। ठीक है, अध्यक्ष, रेलवे का अध्यक्ष सतीश कुमार है। और आज का क्वेश्चन ये था कि बिहार का वित्त मंत्री कौन है? ठीक है, बिहार का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। तो रेलवे का हो गया सतीश कुमार। ठीक है, रेलवे का हो गया सतीश कुमार, रेलवे का अध्यक्ष वर्तमान में। और बिहार का फाइनेंस मिनिस्टर जो है अभी का, तो ये सम्राट चौधरी हो जाएगा, सम्राट चौधरी। ठीक है, और 23-24 में जो था वो विजय चौधरी था, वहीं ये सम्राट चौधरी अभी है। और अभी और बताइए, तो इस प्रकार है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है, फाइनेंस मिनिस्टर बिहार का, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो ये सम्राट चौधरी हो जाएगा। ये अभी का है, तत्काल का, वर्तमान का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी सेट में हम पूछे थे, तो लगले हम बता ही देते हैं क्योंकि इसका आंसर हमें मिल गया। आरबीआई का गवर्नर जो है अभी कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। ठीक है, तो ये जाना हुआ क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी इनमें जो है भूल रहे थे। संजय मल्होत्रा अभी आरबीआई का गवर्नर है, और शक्तिकांत दास जो था 2023-24 में था, उसी के स्थान पे संजय मल्होत्रा आए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये विजया राहटकर है, श्री विजया राहटकर हो जाएगा। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन हम पूछे थे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अभी 2025 का जो है अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का 2025 का अध्यक्ष कौन है? तो अरुण मिश्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अरुण मिश्रा है। तो हो गया 8 से 9 क्वेश्चन का अभी क्वेश्चन जो है हम आंसर दे दिए हैं। ठीक है, तो यही, धन्यवाद आप सबको बहुत बहुत, और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हंसते मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और हमेशा बिजी रहिए।